तो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस मींस कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलना नहीं, बस पूछना है इससे, है ना? आप कुछ नाम है, नहीं नहीं मैंने नहीं। अच्छा भी मेरा हाँ मतलब मैं पूछ के ठीक है ठीक, पूछा था मैंने, मैम बोल रहे हैं पूछना है आपसे, मैंने कहा पूछा था मैंने, और बताया, थोड़ा सा बताया मुझे, ठीक है। अच्छा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती रहती है, तो इसको हम बोल देते हैं डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसको हम बोलते हैं अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता रहेगा और प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, इसके साथ नेगेटिव साइन और इसके साथ पॉजिटिव साइन, यही सिंबलाइज करने के लिए हम लगा देते हैं, ठीक है। फिर जब हमें इसको ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो हम कर देते हैं कि अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, प्रोडक्ट की बढ़ती रहेगी, दोनों की बराबर होगी तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हो रहा है। एवरेज रेट निकालना हो तो किसी भी दो टाइम इंटरवल्स पे आप इसकी कंसंट्रेशन चेक कर लेते हो, कोई भी टू टाइम्स इंटरवल पे, और रेट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, कि कंसंट्रेशन में क्या चेंज है और टाइम में क्या चेंज है। एक आप निकालते हो एवरेज रेट और एक आप निकालते हो इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, वो एवरेज निकाल के दे देगा, ठीक है। जैसे आप मुझे बोलो कि मैम आप जब कार से आए तो आप किस स्पीड पे आए, तो मैं आपको बोल दूं कि मैं 60 पे आई, बट एक्चुअली इट वाज नॉट दैट। जब मुझे खाली रोड मिला तो मैं 100 पे भी होंगी, जब मैं लाइट्स के पास थी, चंडीगढ़ में लाइट फॉलो करनी पड़ती है, तो मैं 0 पे भी थी, ठीक है। तो 100 भी था, 0 भी था, बट मैंने आपको कितना बताया, 60। तो वो 0 के भी पास नहीं है, 100 के भी पास नहीं है, तो आपको मेरी कार की एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता चली, एवरेज स्पीड पता चली, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछो कि मैम आप 10:30 पे किस स्पीड पे थे, 10:40 पे किस स्पीड पे थे, तब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी कि हाँ 10:30 पे मैं लाइट्स पे थी तो 0 थी, 10:40 पे मैं खाली रोड पे थी तो मैं 100 पे थी, ठीक है, या फिर ट्रैफिक वाले रोड पे थी तो मैं 60 पे थी, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देता है। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए फॉर्मूला तो यही है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, बट टाइम इंटरवल कम हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा वो हाँ 10:30 एग्जैक्ट 10:30 नहीं ना, वो 10:30 से लेके 2-2 मिनट की लाइट्स होती हैं यहाँ पे, तो 10:30 से 10:32 तक मेरी 0 थी स्पीड, ठीक है। या एक चौक क्रॉस कर रही थी 1 किलोमीटर के लिए, तो वो कह लो 2 मिनट के लिए मेरी सेम स्पीड, तो वो, पर उसको इंस्टेंटेनियस, इतना का टाइम इंटरवल इज इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको क्या करना है, सेम ही ग्राफ है, बस आपको इसी ग्राफ में सपोज आप रिएक्टेंट के लिए अगर ले रहे हो, यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट, टेंजेंट लेके यहाँ हमारा टाइम है, यहाँ हमारी कंसंट्रेशन है, दो टाइम इंटरवल्स पे आपने दो कंसंट्रेशन ले लेनी है, दिस इज T1 T2, दिस इज C1 C2, ठीक है। करना वही है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, बस ये टाइम इंटरवल कम हो गया। एवरेज के लिए अगर आप थोड़ा सा बड़ा टाइम इंटरवल लेते, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए बस वो थोड़ा सा टाइम इंटरवल कम हो जाता है, ठीक है। बट we don't get questions based on average and instantaneous rate, but it is important to know कि क्या चीज होती है, बेसिक रेट कैसे निकाला जाता है। 1 मार्कर अगर किसी उसमें आया तो आया, पर जो 3 मार्कर क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे, you'll definitely get a question, ठीक है। ये आउटडेटेड है, we don't use them anymore, क्योंकि ये कहता इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, टैन लगाना पड़ेगा, दोस कैलकुलेशंस आर नॉट इवन इंक्लूडेड इन आवर बुक्स, तो क्योंकि हम ये फॉलो नहीं करते, ठीक है। फिर 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता है वो आता है
जैसे अगर मान लो मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, मुझे इसका एवरेज रेट निकालना है, मुझे एक्सप्रेशन बनाना है। तो आप मुझे बता सकते हो कैसे लिखते हैं हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फिर एवरेज रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इस इक्वेशन के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप मुझे बता सकते हो, कौन बताएगा? उस जशनप्रीत कौर, ये है मेडिकल की जशनप्रीत। हाँ जी बेटा, प्लीज कम फॉरवर्ड, अनम्यूट योर माइक एंड कैन यू टेल मी, इसको अगर मुझे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनानी हो तो कैसे लिखते हैं? हाँ जी बोलो। माइनस DN2 हाँ जी। सॉरी हाँ जी, डेल्टा डेल्टा। ओके, अब देखो ये फर्क होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर एवरेज रेट एंड डी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज यूज्ड फॉर इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि उसका टाइम इंटरवल कम होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं। So delta upon delta T of N2 with negative sign depicting that this is a reactant, its concentration is going to decrease. फिर बोलो। is equal to minus 3H2 1 by 3H2। जो इसका कॉफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच जो है वो इक्वल टू का साइन रहेगा। ठीक है, ये क्या रहता है कि जैसे आप लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हो, आप बैलेंसिंग करते हो कि जितना रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, कुछ भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है ना। तो जब ये रिएक्ट करता है वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेगा, और जितना एक चीज कम होगी उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी चीज, जैसे अगर जैसे 1 मोल लेते हो आप N2 का तो 3 मोल्स H2 चाहिए ना, एक रेशियो चाहिए फिक्स्ड, तो उसी रेशियो में वो रिएक्ट करता है, और उसी का हम विद टाइम जो है उसका डिक्रीज शो करते हैं। और लास्ट वाला क्या है बेटा? हाँ जी, -1 by 2 माइनस लगेगा, इसमें पॉजिटिव लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ओके गुड, प्लीज बैठो। सो ये है आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या एवरेज रेट इक्वेशन। आपको रेट एक्सप्रेशन बनाना हो, इसका यूज क्या? एक 1 मार्क का क्वेश्चन तो आपको सीधा ये प्रेजेंट करने को आ सकता है, जिसमें यू नो कि जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी इन डिनोमिनेटर, रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन है, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन है, राइट। और दूसरा यूज क्या है? अब इसमें से कोई भी एक कंसंट्रेशन अगर गिवन हो तो बाकी दोनों कंसंट्रेशंस को निकाला जा सकता है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सपोज N2 इज गिवन, तो जो इसकी कंसंट्रेशन है आपके पास उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो H2 मिल जाएगा, क्योंकि इतनी N2 की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू 1 by 3 ऑफ H2, या H2 की निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, N2 भी गिवन है, अगर अमोनिया की निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक की कंसंट्रेशन गिवन हो तो दूसरे की कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक्सप्रेशन बनाना हो गया फर्स्ट टाइप, और एक कंसंट्रेशन से दूसरी कंसंट्रेशन निकालना हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। अब इसके बाद ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सबको आता है, डिफरेंसेस भी आते हैं। टेल मी, क्या किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकती है? ओके, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में से विच वन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? विच वन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट? ओके, और क्या? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? Which proceeds in more than one step. ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स में होता है। What is rate determining step? ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप में जितने रिएक्शन
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आपके रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है, और एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जब आप इसको चेक करते हो वही आपका ऑर्डर होता है। टेबल वाली वैल्यू से ऑर्डर निकालना आता है? यस और नो? कितने बच्चों को आता है? मैं उसी हिसाब से, देखो जो आपकी प्रॉब्लम है विल वर्क ऑन दैट। आप में से रेज योर हैंड्स जिनको टेबल वाले क्वेश्चन से ऑर्डर निकालने में प्रॉब्लम होती है। सी दिस इज योर लास्ट चांस। फिर आपको मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ हमसे नहीं होता, लिखना नहीं आता, आई कैन सी वन हैंड। प्लीज डोंट बी शाय, वो आप ही का फायदा है। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है बेटे, हैंड्स डाउन। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ कैसे आपको उसको प्रेजेंट करना है। मोस्टली क्या होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यू पीपल माइट नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बट आप उसको एक्सप्रेस करने में, लिखने में प्रॉब्लम कर जाते हो कि कैसे लिखें, ऑर्डर कैसे वो कर। आप पेपर में अगर बोर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले टेबल बना लेते हैं फटाफट, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे उसको करते हैं। Okay, so we have this reaction. Oh, this is 2NO plus O2 gives 2NO2. आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है। देखो रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बीच में भी डिफरेंस आता है। रेट लॉ क्या कहता है, rate is equal to rate constant and concentration of reactant, और जो इसकी पार है that could be same as the coefficients or it might be different also. तो अब वो सेम है कि नहीं है वो हमें पता करना होता है। आप अपनी मर्जी से रेट लॉ ये नहीं बना सकते कि हाँ जी इसका रिएक्टेंट एक NO है और एक O2 है, इसकी पार 2 है, इसकी पार 1 है। आप अपनी मर्जी से रेट लॉ नहीं लिख सकते हो। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में अब आपको लर्न करने पड़ेंगे। जीरो ऑर्डर के 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, decomposition of ammonia and decomposition of HI on gold surface। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहा है जितने रेडियो एक्टिव वो डिकम्पोजिशंस हैं वो सारी रेडियो एक्टिव वाली फर्स्ट ऑर्डर वाली है, ठीक है। अब वो हाँ तो आपका काम चल जाता है, लेकिन ऐसे कोई एग्जाम्पल भी अगर आप दे रहे हो तो आप वही दो जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, अपनी मर्जी से नहीं कि हाँ चलो ये लिख देते हैं कि अमोनिया वाला इतना लिख देते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया वैसे वो 2NH3 आएगा बैलेंसिंग में, पर वो जीरो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर्स आपको वैसे याद करने होते हैं, नहीं तो एक्सपेरिमेंटली चेक करने होते हैं। तो इसमें हम ये चेक करने वाले हैं क्या सच में NO2 की पार 0 और O2 की पार 1 है, क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो इसके लिए पहले हम बनाते हैं इसका टेबल जो कि है we have 4 values here, 1 2 3, ओके ये थोड़ा सा एक नीचे करना पड़ेगा, 1 2 3 4। This is for NO, this is 0.30, 0.60, 0.30, 0.60. Then is O2 की concentration 30, 30, 60, 60. Then is rate 096, 384, 192, 768, ठीक है। दिस टेबल इज गिवन टू यू। मैंने कहा फॉर या तो आप याद रखो या फिर आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, हमने रेट का रिलेशन निकालना है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, एक बारी में एक का निकलेगा, तो दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे की हम वो वैल्यूज चूज करेंगे जिसमें वो कैंसिल हो जाए। जैसे कि मैं फर्स्ट और सेकंड केस लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में आप देख रहे हो ये 0.30 है, ये 0.60 है, O2 सेम है, ठीक है, तो ये कट जाएगा अगर मैं फर्स्ट और सेकंड केस लेती हूँ।
दूसरी चीज, मैं हमेशा देखती होती हूँ कि जो बड़ी वैल्यू है मुझे दोनों को डिवाइड करना है, 1 और 2 को आपस में डिवाइड करना है, बट अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए मैं हमेशा बड़े वाले नंबर को ऊपर रखती हूँ ताकि मुझे डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में वैल्यू ना निकालनी पड़े। ठीक है, तो आई कुड सी ये बड़ा है और इन दोनों में ये बड़ा है, सो आई प्रोसीड विद एक्सपेरिमेंट 2 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1, राइट। 2 के लिए यहां पर लिखते हैं पहले NO2 की कंसंट्रेशन, फिर हम लिखते हैं O2 की कंसंट्रेशन, फिर हम लिख लेंगे रेट की कंसंट्रेशन। So for NO2 it is 0.60 upon 0.30. For O2 it is 0.30 upon 0.30, and for rate it is 0.384 upon 0.096। ये मैंने वैल्यू लिख ली जो मुझे टेबल में गिवन है, राइट। अब मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 2, ये आएगा खत्म 1, और ये आएगा 9 4 36। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो एग्जैक्ट आएगा पर मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट्स को करके देखा तो वो 4 आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे NO2 की पार निकालनी है, तो मुझे 2 की पार निकालनी है और इधर है 4, तो अगर मैं बेस सेम रखूं तो 4 can be written as 2 raised to power 2. Therefore, x is equal to 2, which means NO2 की पार होगी 2. This is the way you represent it. दो केसेस लो, उसको सारों को ऐसे डिवाइड करके लिख दो, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर लो, छोटी वाली वैल्यू कम लो, एक कट जाएगा, दूसरे का रिलेशन रेट के साथ निकालो, बेस सेम रखो और पावर चेक करो। ठीक है, सेम थिंग वी आर गोना डू फॉर O2। ठीक है, अब इसमें हम O2 का निकालना चाहते हैं तो NO को काटना पड़ेगा, तो NO 1 और 3 में भी कट सकता है और 2 और 4 में भी, आप कोई भी दो ले सकते हो, मैं ले रही हूँ 1 और 3। ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब अगेन 3 वाली वैल्यू देखो बड़ी है, 0.60 और 30 लगेगी, अभी ये कट जाएगा, ये जो हमने पहले काटा था इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, एंड इसमें यहाँ 0.192 और 0.096 और ये वाला कटने वाला है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट 3 अपॉन एक्सपेरिमेंट 1। NO के लिए वैल्यू है, ये NO2 की यहीं पर नीचे लिख रही हूँ, 0.30 अपॉन 0.30, फिर बीच में इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कौन है O2, दिस इज 0.60 अपॉन 0.30, और फिर आपको लिखना है रेट विच इज 0.192 अपॉन 0.096। इक्वल टू लगाने की वजह जरूरत नहीं है, लेट इट लाइक दिस। हाँ, 0.192 अपॉन 0.096, राइट। अब ये कट गया, ये आया 2 और ये भी आया 2, मुझे अब O2 की पार निकालनी है, तो 2 raised to power y is equal to 2 can be written as 2 raised to power 1, therefore इसमें y आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ आया या किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो पूछो। समझ आया? ओके, ठीक है बेटा, अब हम मूव करते हैं। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने आते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन, यू कैन गेट दैट। सबको नॉन मेडिकल रेज योर हैंड्स, रेट कांस्टेंट के यूनिट निकाल लेते हो या नहीं? ऐसे ही मत बोल दिया करो, अगर नहीं आता है 1 मिनट की बात है, आपका क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक करोगे तो। चलो अब हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ उसकी डेरिवेशन में से क्या पूछा जाता है, फिर हम मूव करेंगे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, अब देखो
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। डेरिवेशन के चांसेस तो कम होते हैं। बोर्ड में अगर आई भी है एक आधी बार 1 मार्क की आई, क्योंकि कोई मैंने पहले बोला डेरिवेशन केमिस्ट्री में नहीं आती है, पर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, विच मींस डेरिवेशन आपको जरूर आनी चाहिए। अब ये है जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट, जिसका हम लिखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रही है विद टाइम, ये रेट कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रेट का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये पूरा रेट को इस तरीके से आप लिखते हो, तो ये रेट हो गया, ये रेट कांस्टेंट और वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर जीरो हो गई, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। सो ये एक्सप्रेशन ये बन जाता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों तरफ, अभी नेगेटिव इस साइड है ना, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव उस साइड चला जाएगा। दिस बिकम्स dr इज इक्वल टू माइनस के डी टी। डिफरेंशिएशन काटने के लिए इंटीग्रेट किया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। i आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं गिवन होगा, हमें दी होती है कंसंट्रेशन सिर्फ, तो मुझे I को रिप्लेस करना पड़ता है कंसंट्रेशन टर्म से। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जब टाइम जीरो होता है तो R को आप R0 लिख सकते हो, मतलब इस टाइम को जीरो पुट करो, ये जीरो होगा तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ठीक है। तो R को आप उस वक्त R0 लिखते हो, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू R0। I की वैल्यू आ गई, सॉरी, ठीक है। इस I की वैल्यू को इसी इक्वेशन में पुट करना है जो आपके पास पहले थी, आपके पास थी ये R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस I की वैल्यू आई R0, आपने इस I की जगह R0 लिख देना है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस R, ठीक है। या यहां से रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए जो आप निकालते हो वो आ जाएगा R0 माइनस R अपॉन टी, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये हो गया जीरो ऑर्डर, जिसमें आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है ग्राफ के लिए और ये वाली इक्वेशन याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। इसमें आता है फर्स्ट ऑर्डर, सेम टर्म्स पे है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये रेट का एक्सप्रेशन, दिस टाइम R रेज टू पावर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। R वाली टर्म्स को सेम साइड लाए और उसके बाद इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेट किया, ये आ गया ln R और ये आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन हमें इसकी वैल्यू नहीं दी होती है, हमने इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हमने इस t को, या t आएगा, हमने इस t को जीरो पुट करना है और उस वक्त R की जगह R0 होगा और I की वैल्यू यहां आ जाएगी ln R0, ठीक है। जब I की वैल्यू ln R0 आएगी, इसी I की वैल्यू को इसी एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और ये बन जाएगा ln R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln R0। ये जो इक्वेशन है ये भी हमारी ग्राफ में यूज होगी, ठीक है। इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ln की जगह 2.303 लॉग लगाएंगे, ठीक है, और रीअरेंज करके ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है
ये आपके न्यूमेरिकल के लिए यूज होगी, ठीक है। और इसी इक्वेशन को और रीअरेंज करके इस फॉर्म में लाएंगे, ये वाली भी आपकी ग्राफ में यूज होगी। देखो ये कोई सर्टेन नहीं है कि जहां मैं लिख रही हूँ ग्राफ में यूज होगी और जहां मैं लिख रही हूँ न्यूमेरिकल में वही होगा, नहीं। इनमें से किसी भी इक्वेशन पे ग्राफ बन सकता है, पर जनरली इतने कॉम्प्लिकेटेड आपको सीबीएसई में नहीं दिया जाता। सीबीएसई में वही दिया जाएगा जो ग्राफ्स आपके जनरली 95% तो यही होता है, बहुत रेयर है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए। केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड का प्रिडिक्टेबल होता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखो विल फाइंड रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। अभी दिन ब दिन चेंजेस हो रहे हैं। अभी मैंने शायद आपको बताया था कि लेटेस्ट जो पैटर्न है पिछली बार सैम्पल पेपर्स में जनरली मिला था, अभी बोर्ड में नहीं मिला है पर मिल सकता है। द लिंक चैप्टर्स, इंटर चैप्टर्स क्वेश्चन है। जैसे पहले क्या, केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, पहले क्या होता था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का क्वेश्चन अलग आता था, आर्हीनियस का अलग आता था। कुछ रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो पहले हाफ में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से के निकाल के उसको आर्हीनियस के अंदर पुट करके उसको सॉल्व करना, एक ही क्वेश्चन में आपको दो फॉर्मूलाज लगवा देते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रो में पहले आपको डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल से डेल्टा जी निकालेंगे, ठीक है, फिर उसमें से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, उसमें से ई नॉट सेल, मतलब वो सारे इक्वेशंस को, सारे फॉर्मूलाज को आपस में मिक्स कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल, इन सब को भी ऑर्गेनिक का कोई बैलेंस्ड इक्वेशन उठा के उसका वेंट ऑफ यूज करके सॉल्यूशंस के वेंट ऑफ में डाल देते आई आई यूज करके, ठीक है, तो वो चीज भी आपको मिल जाती है। तो मैंने आपको ये बताया है आपके एनसीईआरटी और आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वाली चीजें ग्राफ के लिए और आपके न्यूमेरिकल के लिए यूज होती है। अब देखो ये जो इक्वेशंस आपको याद रखनी, आई वुड लाइक यू टू राइट इट, दिस विल बी हेल्पफुल बेटा, लिख लो इसको साथ साथ में। ये मेरा मेन पर्पस था कि आपको ग्राफ्स से डर ना लगे, आपको इक्वेशंस याद हो, न्यूमेरिकल में पता लगे कैसे चीजें पुट करनी है। ये दो इक्वेशंस आपको एक जीरो के लिए और दो इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आई होप सबको पता है आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर है फाइनल कंसंट्रेशन, के है रेट कांस्टेंट, टी है टाइम, ठीक है, बस तो पता ही है, लॉग की वैल्यू है। अब देखो ये आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए आई, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसको अगर आप ऐसे करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इस पे आप ग्राफ बनाओगे, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लोगे, x एक्सिस पे टाइम लोगे, ये आपका y है, ये आपका t है, ये आपका इंटरसेप्ट है c, दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आर नॉट आपका इंटरसेप्ट है और ये आपकी स्लोप है, ठीक है। y एक्सिस, x एक्सिस, इंटरसेप्ट होता है जब ये यहाँ पर इसको टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, और इसमें स्लोप आ रही है, नेगेटिव साइन है तो नीचे को स्लोप होगी, ठीक है, पॉजिटिव साइन होता है तो ऊपर को स्लोप होती है, राइट। दिस इज ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो मैंने आपको पीछे मार्क किए थे कि इस पे आता है। आप सेम चीज रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आप सेम चीज अपनी एनसीईआरटी पे मार्क करना वो फॉर्मूला की, हाँ इस पे आता है ग्राफ, इस पे आता है न्यूमेरिकल। फिर ये करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y एक्सिस पे है ln r, ठीक है, x एक्सिस पे है t, इंटरसेप्ट है आर नॉट, स्लोप है,
सेम देखो, आपको अगर बोर्ड में तो वैसे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही आता है, सीधी सी बात है। अगर ऐसा सा कुछ दिखा, जीरो ऑर्डर वाले ग्राफ में लॉग नहीं लगता। तो अगर सिर्फ ऑर्डर पूछा है तो वैसे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, पर इन केस यू फॉरगेट तो आपको इतना ध्यान रख लेना कि अच्छा जीरो ऑर्डर वाले में लॉग नहीं आता, अगर एलएन है या लॉग लगा हुआ है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हो, ठीक है। फिर ये वाला आता है, अब इसमें है y is equal to mx. This is your x axis, this is your y axis. You don't have intercept for this. इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ये ऐसे कहीं पर जाके उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका ओरिजिन होगा जीरो, इंटरसेप्ट है जीरो, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा और पॉजिटिव साइन भी है। और पॉजिटिव साइन भी है, तो ये बन जाएगा लॉग आर नॉट अपॉन आर, और ये t, और स्लोप इज गिवन बाय k अपॉन 2.303। ये असाइनमेंट आपके पास होगी, सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 आपको निकालना है। ट्वेल्थ मेडिकल, आई कैन सी यू बेटा, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओके, इन द मीन टाइम देखो ये क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट के लिए क्या आपका सिंबल होता है, के। 60 सेकेंड इनवर्स, ये आपके रेट कांस्टेंट की के की वैल्यू गिवन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 वैल्यू। टाइम पूछा है और आपको दिया है कि जो रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 116। मतलब देखो ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के, ये या तो परसेंटेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, या क्वांटिटी के फॉर्म में, ग्राम्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, या फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अभी प्रेजेंटली है फ्रैक्शन के फॉर्म में। अगर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में बोला है तो मतलब इनिशियली वो 1 था, अब इट इज रिड्यूस्ड टू 116, मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 1/16 ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन हो। अब इसमें बहुत छोटा सा फर्क रहता है लैंग्वेज में, इंग्लिश में।
आपको ये लिखा है कि रिड्यूस्ड टू 1/16 है या रिड्यूस्ड बाय 1/16 है। अगर रिड्यूस्ड टू बोला है तो मतलब फाइनल की वैल्यू 1/16 है। अगर रिड्यूस्ड बाय बोला होता तो 1 - 1/16 होती आपकी फाइनल कंसंट्रेशन। तो आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि रिड्यूस्ड टू बोला हुआ है या रिड्यूस्ड बाय बोला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो रिड्यूस्ड टू बोला है तो वो हो गया आपके पास 1/16। अब हम इसको कैसे पुट करेंगे? हमारे पास जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू, दैट इज यहां लिखते हैं T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, 2.303 अपॉन K log R नॉट अपॉन R। ठीक है, हमें T फाइंड करना है क्योंकि, तो ये क्या बन जाएगा 2.303 अपॉन 60 log R नॉट है आपका 1 और R फाइनल कंसंट्रेशन है 1/16। ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2.303 अपॉन 60 log 16, ठीक है, या 2.303 अपॉन 60 log 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर या 2 into log 4, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ 2 into log 4, ठीक है। अगर log 4 आता है, log 2 की वैल्यू आपको याद है तो आप इसको एक्चुअली 4 log 2 भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 के फॉर्म में, इफ यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ log 2। और इसको log 2 की वैल्यू 0.3010 करके सॉल्व करके दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस मच, ठीक है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि पहले तो आपको जो भी चीजें गिवन है आपको उसके सिंबल लिख लेने हैं, और जब भी आपको कंसंट्रेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में दी है तो इनिशियल आपकी ऊपर आपको इनिशियल लिखनी होती है, तो इनिशियल आपकी 1 होगी और नीचे होगी बची हुई फ्रैक्शन। जब आपको कोई चीज परसेंटेज के फॉर्म में दी होगी तो इनिशियल आपको 100% लेना है और फाइनल लेना है बची हुई परसेंटेज, कितना परसेंटेज उसका लेफ्ट आउट है, ठीक है। जैसे एक रिलेशन वाला क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें असाइनमेंट में, दिस इज for first order reaction, first order reaction है, show that time required for 99% completion is twice the time required, twice the time required for the completion of 90%, for the completion of 90%। अब ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपको 2 परसेंटेज अलग अलग दी होती हैं और उनका रिलेशनशिप आपको निकालना होता है। लेकिन ऐसे उसमें आपने क्या करना है, 2 एक्सप्रेशंस बना के बस उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला एक दिया है 99% और एक दिया है 90%, तो आप इसके एक्सप्रेशंस ऐसे बनाओ, एक 99% वाला और एक 90% वाला। कैसे बनेगा इसका, टी के फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि टाइम का वो करना है, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है। इसमें
2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कितना होगा 100। ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज में अगर दिया होगा तो इनिशियल परसेंटेज 100 लेनी है। अब 99% अगर कंप्लीट है तो कितना 1% बचेगा। तो फाइनल हमेशा वही अमाउंट लेनी है जो लेफ्ट आउट है, जो बच गई है। रिड्यूस्ड टू, नॉट रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस बाय मतलब उतनी खत्म हो चुकी है, हमें खत्म हुई नहीं लेनी। हमें फाइनल कंसंट्रेशन में जो भी लेफ्ट आउट क्वांटिटी है हमेशा वो लिखनी है। बस अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो कभी गलत पुट नहीं करोगे। तो अगर 90% यूज हो चुकी है तो 1% बची होगी। ये आपका टी का एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए भी सेम रहेगा फॉर्मूला 2.303 अपॉन के log r naught upon r. This is 2.303 k log 100 अपॉन, इसमें 90% कंप्लीट हो चुका है। अगर 90% कंप्लीट हुआ हमें कितना चाहिए जो बचा, तो 10% बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये आपके पास log 100 हो गया और ये आपके पास log 10 बच गया। ठीक है, अब आपको इनका रिलेशनशिप निकालना है तो बस आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो जब डिवाइड करोगे ये T1 ले लो, T1 ले लो और ये T2 ले लो। ठीक है, इनको T99% अपॉन T90% लिख लो। तो आपके पास बाकी कट के इधर रह जाएगा log 100 और इधर रह जाएगा log 10। ठीक है, ये पूरा, ये तो सेम है दोनों का, तो ये कट जाएगा। ठीक है, और log 100 हुआ 2, log 10 का स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, यहीं पर लिख देती हूँ मैं। दिस कुड बी रिटन एज log 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 log 10। तो ये आ जाएगा 2 और log 10 होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा T99 इज इक्वल टू 2 इंटू T90%। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अगर 2 परसेंटेज दी हूं आपको और आपको उसका रिलेशनशिप कैलकुलेट करना। राइट, चलो अभी असाइनमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट वाले सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। It says rate law for the reaction A plus 2B gives C is found to be rate is equal to K into A into B. If the concentration of B is doubled, keeping A constant, what happens to the rate constant? Who knows the answer? I cannot see 12th medical. Your video is switched off. I cannot see you, but I would like कि आप मुझे आंसर दो आप में से कोई। तो अगर आपका वीडियो ऑन होता है प्लीज स्विच इट ऑन। 12th नॉन मेडिकल, चलो आपसे पूछ लेते हैं। आप में से कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? हु इज गुरलीन कौर? नॉन मेडिकल में गुरलीन कौर, हाँ जी बेटा, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी इसका आंसर क्या होना चाहिए। Option C. ऑप्शन बी, क्यों? C. सी, क्वाड्रपल। इसने बोला है बी की कंसंट्रेशन। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि कैसे बेटा? एक बात बताऊं वैसे आपको, ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन नॉर्मल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसा नहीं है, ध्यान से पढ़ो, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो कौन इसको मुझे वो ट्विस्ट बता सकता है। ये नॉर्मल जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन है वैसा नहीं है, जिसमें आप रेट लॉ में पुट करके जो की ऑर्डर है उसके साथ सॉल्व कर देते हो। देखो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, वो बोलते हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। हम हमेशा बोलते हैं कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो जो भी आप चेंज पूछा जाता है ना आपसे, वो जनरली रेट के ऊपर क्या चेंज है वो पूछा जाता है, मगर इसने रेट पे नहीं, रेट कांस्टेंट पे चेंज पूछा है। ओके, आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। बैठो बेटा, ये देखो स्मार्ट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से आपने याद रखना है नेक्स्ट के लिए कि आपने सिर्फ ये, क्योंकि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो एक छोटा सा ट्विस्ट लगाएंगे और आपको जो चीज आती भी होगी आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस ही कहो इसमें कि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं आपको बोलूं केमिस्ट्री और फिजिक्स जेई में बहुत ट्रिकी आती है। हर क्वेश्चन आपको लगेगा कि ओहो ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी से आता है, मगर उसका जो ऑप्शन में छोटी सी ट्विस्ट होगी वहीं पर बच्चे नेगेटिव मार्किंग कराए आते हैं। आपको ये अटेम्प्ट करेगा तो यही सोच के करेगा ना हाँ कि मुझे ये आता है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट? ओके, फिर इसी के साथ शायद ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, पर सेकंड क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन a + 2b gives c, which expression is correctly represents the rate। कौन सा है इसमें, जल्दी से बताओ। Which of the following statement is not correct for the catalyst? C, it does not change the equilibrium constant। catalyst में equilibrium constant same रहता है क्योंकि catalyst फॉरवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ये भी नंबर नहीं टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शोज अ लीनियर डिपेंडेंस ऑन द concentration? 0. Next question, the half life of a first order reaction depends on? half life first order reaction की concentration पे नहीं depend करती है। I think it's activation energy, it is not related to this। नेक्स्ट, which graph represents zero order reaction? ये कर सकते हो, ये आज जो सीखा ना उसके वो आपको थोड़ा सा घर जाके रिवाइज करना, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ये जो मैंने क्वेश्चंस इसमें पुट किए हैं असाइनमेंट में, और ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन सारा इसमें सेक्शन बी में ग्राफ से रिलेटेड है। इन ग्राफ्स को याद करना, इन पे जो फॉर्मूलाज हैं यूज हुए हैं वो इसी के साथ असाइनमेंट में वो फॉर्मूलाज लिखना, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन आते हैं। कुछ फिर भी रह जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर, ठीक है। चलो फिर इसको जो भी आज किया अच्छे से रिवाइज करना, एक बार अपने माइंड में सेट करना ग्राफ्स का और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।